हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। और इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में समझाया था। अभी इसके और नए नए क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव बनता है इसके अंदर वो बनता है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग को बाजार स्थिति भी कहते हैं। एक्चुअल में आप जानते हैं एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर जो बिजनेस होता है उसको अपने कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा आपको ज़्यादा स्टेबल आपको क्या चाहिए, एक मार्केट स्टैंडिंग चाहिए, एक अच्छी पोजीशन चाहिए होती है। और इस चीज़ को भी ऑब्जेक्टिव डिटरमिन करके और इसको अचीव करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलने के लिए, उनको कंपटीशन को फेस करने के लिए और ज़्यादा इफेक्टिव प्लानिंग और मैनेजमेंट करने के लिए सेल्फ मोटिवेट होते हो, क्योंकि आपका जो मेन एम हो जाएगा वो हो जाएगा कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में अपने आप को मार्केट में अच्छी स्थिति में, मार्केट में अच्छी पोजीशन में टिकना, रखना या आगे निकलना। ठीक है, तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें आप कॉम्पिटिटर्स से क्या चाहते हो, आगे निकलना चाहते हो। नंबर सेकंड पे बात करते हैं हम। इनोवेशन। इनोवेशन को हिंदी में नव प्रवर्तन कहते हैं। नव प्रवर्तन अपने आप में एक बिजनेस का एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। इस चीज़ को भी सोचा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ये सोचता है कि हमें अपने कामों में, हमें अपनी एक्टिविटीज़ में लगातार क्या करना है, इनोवेटिव आइडियाज़ लॉन्च करने हैं। व्हाट इज़ द इनोवेशन? एक्चुअल में इनोवेशन क्या है? इनोवेशन इज़ ए प्रोसेस टू अप्लाई एनी न्यू आइडिया इन एनी ऑफ दैम एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। यानी कि आपकी जो भी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, आप बिजनेस के अंदर जो भी प्रोसेसेस अप्लाई कर रहे हो, उसमें आप किसी प्रोसेस के अंदर कोई भी नया आइडिया जनरेट कर रहे हो, नया आइडिया अप्लाई कर रहे हो, उससे आप क्या कहेंगे? आप इनोवेशन कहेंगे। अब इनोवेशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जानते हैं एनवायरनमेंट कैसा है, डायनेमिक है। और डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर ढेर सारे चेंजेस होते हैं। चेंजेस में जैसे टेक्निकल चेंजेस हो गए, जैसे कंज्यूमर्स की डिजायर्स में चेंजेस हो गए, जैसे गवर्नमेंट रूल्स में चेंजेस हो गए। तो इन चीज़ों में जो चेंजेस होते हैं, तो इस चेंज की वजह से आपको अपने बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर भी कुछ चेंजेस करने होते हैं, और ये चेंजेस फ्यूचरिस्टिक होते हैं, भविष्योन्मुखी होते हैं। तो इसलिए आप ये समझें कि ये जो आपके इनोवेशंस आइडिया होंगे, ये इनोवेशन आइडिया आपके बिजनेस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी क्या करेंगे? आपको असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। क्लियर? तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपने अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लेकर कोई इनोवेशन किया। जैसे आप कोई प्रोडक्ट पहले प्लास्टिक पैकिंग में दे रहे थे, अब आप उसको कंटेनर पैकिंग में, जार पैकिंग में दे रहे हो। या पहले आप अपने प्रोडक्ट को एक गोल शेप में दे रहे थे, लेकिन आपने उसको क्वालिटी बढ़ा के, क्वांटिटी बढ़ा के बड़ी बड़ी शेप्स में और बड़े बड़े डिजाइन्स में देना लॉन्च कर दिया, चालू कर दिया है। उसको आप इनोवेशन के अंदर रखेंगे। या आपने कुछ नई चीज़ जोड़ दी, जैसे मान लो कोई कंपनी है, वो स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है, उसने स्मार्टफोन को फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया। फोल्ड करने से उसकी जो एरिया है कंजप्शन का, जो वो यूज़ करता है, आपके पास स्पेस है, वो आपका कैसा लगेगा? कम लगेगा। और कस्टमर को भी इसको हैंडलिंग करने में क्या रहेगा? ईजी रहेगा। तो ये एक इनोवेटिव आइडिया है। इससे कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होते हैं उस प्रोडक्ट की तरफ, और उससे क्या होता है? अट्रैक्शन से एक सर्वाइवर मिलता है किसको? ऑर्गेनाइजेशन को, और कुछ लंबे समय तक जीने के लिए। क्योंकि अब जो वो नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, अब जो उन्होंने इनोवेशन किया है, इसकी डिमांड कुछ सालों तक रहेगी। ठीक है, तो इसमें आप प्रोडक्ट के अंदर कर सकते हैं, सर्विसेज के अंदर कर सकते हैं, या फिर आप कोई बिजनेस मेथड या बिजनेस एक्टिविटी के अंदर कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया? ट्रांसपोर्टेशन का मेथड चेंज कर दिया, या फिर आपने क्या किया? अकाउंटिंग का चेंज कर दिया। अकाउंटिंग आप पहले मैनुअली करवा रहे थे, आपके यहाँ पर एक बंदा अपॉइंट किया हुआ था अकाउंटेंट, वो आपको क्या कर रहा था? ये काम कर रहा था। अब आपने सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं स्टार्ट, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको ज़्यादा मैन पावर की यूज़ नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें आपके काम को ज़्यादा कन्वीनियंट, ज़्यादा फास्ट बनाती हैं, और ऐसा आपके बिजनेस के फ्यूचर के लिए कैसा होता है? अच्छा होता है। तो इनोवेशन करने का जो एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसको भी कोई बिजनेस एंटरप्राइज का करेगा, डिटरमाइन करेगा। क्लियर? नेक्स्ट पे आता है आपका नंबर 3 पे, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को उत्पादकता कहा जाता है। उत्पादकता क्या है?
उत्पादकता को हम उत्पादन से रिलेट कर सकते हैं लेकिन सेम नहीं मान सकते। ध्यान रखना, अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्टिविटी, तो आंसर है नो, ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन से रिलेट कर सकते हैं लेकिन प्रोडक्शन का मतलब ही प्रोडक्टिविटी नहीं होता। प्रोडक्टिविटी का काम को क्या करना पड़ता है, मेज़रमेंट करना पड़ता है, और मेज़रमेंट करते हैं हम हमारे बिजनेस में जो हमने इनपुट लगाए हैं और जो में आउटपुट मिला है, इन दोनों के कंपैरिजन से आपकी क्या निकलती है, प्रोडक्टिविटी निकलती है। भाई आज किसी बिजनेस में एक सोल एंटरप्राइज है, सपोज दैट एक सोल एंटरप्राइज है, और सोल एंटरप्राइज के अंदर किसी इंडिविजुअल ने 1 लाख रुपए क्या किया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, और 1 साल के बाद भी उसकी जो नेटवर्थ है, जो उसकी कैपिटल है, वो लगभग इतनी ही है, तो उसको प्रोडक्टिविटी का कोई फ़ायदा नहीं मिला, उसके बिजनेस में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो कुछ चीज़ इंक्रीज़ नहीं कर पाया। वही चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि इनपुट बराबर क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया। अगर मान लो ये लेस हो जाता और कम हो जाता तो हालत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अगर ये इंक्रीज़ होता है, आपका आउटपुट आपके इनपुट से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि आपके पास प्रोडक्टिविटी है और ये प्रोडक्टिविटी बड़ी भी है। अब ये आउटपुट ज़्यादा होना, ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक एम होता है, इसीलिए कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज अपने बिजनेस के अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में ज़्यादा क्या करता है, ध्यान देता है। इसलिए इस चीज़ को वो एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डिसाइड करता है कि मेरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मेरे पास जितने इनपुट्स हैं उनसे ज़्यादा मैं आउटपुट क्या कर सकूँ, अर्न कर सकूँ, ज़्यादा आउटपुट ले सकूँ। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी जो होती है वो भी अपने आप में क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भौतिक एवं वित्तीय संसाधन कहते हैं। देखो, आपको खूब पता है कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे ऑपरेट करने के लिए रिसोर्सेज तो चाहिए ही होंगे, वो तो बहुत ज़्यादा ही एसेंशियल है। अब वो रिसोर्सेज आपके मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड कुछ भी हो सकते हैं। इन सारे के सारे रिसोर्सेज को अचीव करने के लिए आपको यहाँ पर फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, और ये फंड्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ढेर सारे रिसोर्सेज से, ढेर सारे सोर्सेज से, जिसमें आपके शेयर इन्वेस्टमेंट, शेयर इशू है, जिसके अंदर डिवेंचर्स इशू है, जिसके अंदर बैंक लोन है, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, ऐसे ढेर सारे आपके क्या हैं, रिसोर्सेज होते हैं। ऐसे एक फंड्स होते हैं जिनसे आप इजीली ये चीज़ें जनरेट कर सकते हो, ये फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आपको कस्टमर्स को सर्विसेज एंड गुड्स एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको देनी होती हैं। अब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप दोगे तो उसके लिए आपको फंड्स तो रिक्वायर्ड होंगे, तो इसलिए आप ये माने कि ये दोनों रिसोर्सेज जो हैं, या इन रिसोर्सेज को अचीव करना, इन रिसोर्सेज को प्राप्त करना भी क्या होता है, अपने आप में एक एम होता है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। एक सोसाइटी के अंदर ढेर सारे एंटरप्राइजेस काम कर रहे हैं जो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और डिफरेंट टाइप की रिसोर्सेज की ही डिमांड रखते हैं। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो आपको भी तो चाहिए बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। तो आपने स्पेशल क्या किया, डिमांड किया और उस चीज़ को अरेंज कर लिया, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। अब आपका काम स्मूथली चलेगा, अब आपका काम ईजिली चलेगा। तो इसलिए आपका एक एम होता है कि जितने आपको रिक्वायर्ड फंड चाहिए, जितने आपको रिक्वायर्ड फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, वो आपको मिल ही जाएँ। क्लियर। इसके बाद अपन बात करते हैं नंबर 5 पर, मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। देखो, मैनेजर परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रबंध निष्पादन या प्रबंधक निष्पादन, एंड डेवलपमेंट एवं विकास। प्रबंध निष्पादन एवं विकास, आप जानते हैं किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर चाहे कितने भी हाईटेक मशीनरी और वेल स्किल्ड एम्प्लॉयज़ काम करते हों, लेकिन अगर मान लो उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए हम ये मानते हैं कि एक मेन रिसोर्स के फॉर्म में मैनेजमेंट एक पार्ट बन चुका है, एक ऐसा पार्ट बन चुका है जिसके बिना हम ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के बारे में सोच नहीं सकते। यहाँ पर हम बात करें मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट की, तो हर मैनेजर क्या चाहता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी प्लान एंड पॉलिसीज़ डिज़ाइन की जा रही हैं, उनको ऐसी ही फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया जाए और इनसे रिलेटेड जो कुछ भी आपने सोचा है, जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, उन सबको अचीव किया जा सके।
इसके लिए आप क्या चाहोगे कि आपके पास मैन पावर अच्छी हो, मोटिवेटेड हो, इसके अलावा एफिशिएंट हो, आपके पास फुल रिसोर्सेज हो जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, और ये सारी चीज़ें कलेक्ट करना, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, ये सब डिपेंड करता है मैनेजमेंट पर। तो हम ये मानेंगे कि जो मैनेजर की परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट है, उस चीज़ को लेकर भी, उस चीज़ को अच्छा बनाने को लेकर भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस क्या करता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं 6 पर, वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। कर्मचारी निष्पादन एवं मनोवृत्ति, ये आपका ये बिंदु है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या, देखो बात ये है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है, अगर हम ये माने कि वो केवल और केवल उसके फाउंडर या उसके लीडर की वजह से है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम, वहाँ पर एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स काम कर रही है, और ये जो वर्कफोर्स है उसी के परफॉर्मेंस से आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा कर रहे हो। तो अपन को क्या करना है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है कि हमारा एटीट्यूड, यानी कि बिजनेस का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहे, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स के लिए। अब देखो ये तो एक्सचेंज वाली बात हो गई, जैसा दोगे वैसा ही लोगे। तो यहाँ पर बात ये है कि आपको अपना पॉजिटिव क्या रखना है, एटीट्यूड रखना है वर्कर्स के लिए, उनको मोटिवेशन देने हैं, उनकी नीड्स को समझना है, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है, उनकी कंप्लेंट्स को सुनना है, उनके जो कंसल्टेशन है वो उनके साथ करना है, डिस्कशन करना है, उनकी एडवाइसेस सुननी है, और अगर अच्छी लग रही है तो इम्प्लीमेंट करना है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस मैन पावर को, उस वर्कफोर्स को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए, बिजनेस में ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए क्या करती है, सेल्फ मोटिवेशन देती है। और इससे क्या होता है, उनका जो एटीट्यूड है वो भी बिजनेस के लिए कैसा बनता है, पॉजिटिव बनता है। तो इससे क्या होता है, फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को, कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव भी था। तो बात यह है कि वर्कर परफॉर्मेंस हमारी कब सुधरेगी, जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए उन सब के लिए सोचेंगे, उन सब के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेंगे, उनकी कंप्लेंट्स को सॉल्व करेंगे। ये चीज़ें अगर हम करते हैं तो इस चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं। उनका परफॉर्मेंस, उनका 100% कॉन्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, और ऐसा होने से आपके बिजनेस की ग्रोथ संभव है। क्लियर। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप इस चीज़ को मेनटेन करें कि वर्कर की परफॉर्मेंस बनी रहे, और उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे। उसके लिए आप जो भी एफर्ट्स कर सकते हैं वो सब आप करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम सामाजिक उत्तरदायित्व कहते हैं। एक्चुअल में बिजनेस को एक सोशल एक्टिविटी माना गया है, और वास्तव में ऐसा है, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज आप कलेक्ट करते हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, वो सभी के सभी कहाँ से मिलते हैं, आपको सोसाइटी से मिलते हैं। अगर हम बात करें मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, मेथड, मार्केट, ये सारे के सारे रिसोर्सेज आपको किसने दिए, सोसाइटी ने दिए। अब सोसाइटी इसके कंपैरिजन में, इसके एक्सचेंज में, इसके रिटर्न में क्या मांग रहा है, इसके रिटर्न में मांग रहा है सोसाइटी आपसे कि आप उसको रीजनेबल प्राइसेस पे क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करें। क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कौन करता है, बिजनेस करता है, आप ये भली बात ही जानते हैं। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको क्या करना है, अगर आप ऐसा करते हैं कि रिसोर्सेज को यूज़ करके आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं और वो सोसाइटी को दे रहे हैं, वो भी रीजनल प्राइसेस पे, तो उसको आप क्या मानेंगे, उसको मानेंगे हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और ऐसा करने के अलावा आपको और कुछ काम भी कर सकते हैं, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजमेंट कर सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती हैं, और ऐसा करने से आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होता है। तो इसीलिए अब सोसाइटी के फेवर में भी आपको कुछ सोचना होगा, तो आपको क्या एक अलग से ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो मैंने आपको प्रॉफिट अर्निंग के साथ सर्विस मोटिव इंट्रोड्यूस किया था। वो यही सर्विस मोटिव है जिसमें आप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपना एक ऑब्जेक्टिव मानते हो और उसको पूरा करने के लिए एफर्ट्स करते हो। क्लियर। तो इस तरह से जो आपका ये टॉपिक है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स का, ये आज ख़त्म होता है यहीं पर। इसके साथ ही आपने 7-8 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा।
अगली बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।